जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं उमेश रजक जी, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उसके बाद नौकरी नहीं करके समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और वर्तमान में पीपीआई डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो ये लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं, चुनाव भी मालिक देख रहे हैं। अभी तुरंत मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार करके आए हैं। तो इनसे आज हम सामाजिक कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे और इलेक्शन कैंपेन पर बात करेंगे कि कैसे मान लीजिए क्या हो रहा है। तो उमेश जी ये बताइए कि आज जो परिस्थिति है, चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग कर रहा है, कौन कर रहा है? एक तो है कि जो इलेक्शन है ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का देन है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चाहिए तो ये था कि जो संख्या में ज्यादा है, जो बहुमत में है, उनकी सरकार बन जाती, कब को बन जाती। और भारतीय संदर्भ में देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 16(4) में एक क्लास बना है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, जिसकी आबादी 50 से 90% है और 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार है। इसके बाद भी लोकतंत्र में 85% पावर में नहीं है, सेंट्रल में खा करके। इसका मतलब ये है कि जो लोक राजतंत्र में जो शासन में था वो आज भी लोकतंत्र में शासन कर रहा है। इसका जो मुख्य फैक्टर है, दो है, एक है कास्ट, एक है कैश। कास्ट और कैश, क्योंकि हमारे पास मास तो है, जन तो है, लेकिन जन जो है कास्ट में बांटा गया है और इतना माइक्रोस्कोपिक तरीके से बांटा गया है कि मतलब हर एक कास्ट अपने आप को माइक्रो माइनॉरिटी समझता है, सूक्ष्म में अति अल्पसंख्यक समझता है। दूसरा है कि इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है कि कांग्रेस और भाजपा के लोग, क्योंकि पास नोट है, वोट नहीं है। मेरे पास वोट है लेकिन नोट है लेकिन कम है, और है भी तो जिन कर्मचारी अधिकारियों के पास है वो पॉलिटिक्स में निवेश नहीं करता है। वो पूजा में कर देगा, श्राद्ध में करेगा, शादी में करेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में निवेश नहीं करता। ये तथ्य है कि अगर राजनीति नहीं बाबा साहब अम्बेडकर करते तो आज हमारे समाज का एम्प्लॉय वर्ग क्रिएट नहीं होता। जिस राजनीति से एम्प्लॉय वर्ग निर्माण हुआ है वो एम्प्लॉय वर्ग हमारे समाज का राजनीति से दूर है। तो इसकी वजह से कैश होने के बाद भी हम लोग कैशलेस है। तो जो रूलिंग पार्टी है, खास करके जो कांग्रेस और बीजेपी है, उनके पास काफी नोट है, ब्लैक मनी है, और वो जो है हमारे समाज को 1500 रुपया में मतलब दे देता है और हमारे लोग उधर वोटिंग कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जन तो हमारे साथ है लेकिन तंत्र उनके पास है और तंत्र ज्यादा मजबूत है जन से ज्यादा। अभी वर्तमान परिस्थिति में तंत्र मजबूत हो गया है, जिसका इफेक्ट मान लीजिए हो गया कि जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, जो राजतंत्र में जो राज करते थे वही घुमा फिर कर लोकतंत्र भी वही राज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। यही सबसे बड़ी बात तो यही। अब मान लीजिए आप तो विभिन्न क्षेत्रों में घूमे हैं, अभी आप मध्य प्रदेश में चुनाव से लौट के आए हैं, तो आपको वहाँ क्या फीडबैक मिला, क्या मान लीजिए कि आपको घूमने से पर मिला? एक तो हम लोगों ने नॉर्मली और स्पेशली बैकवर्ड क्लास के बीच हमने विजिट किया, क्योंकि वही हमारा वोट बेस है और जिसकी आबादी 90% है। अगर 90% में अगर 30% भी अपनी तरह मोबिलाइज कर लेते हैं तो हमें बाकी लोगों की वोट जरूरत नहीं है। और जिधर 90% का मन प्रवाह जाएगा वो 10 वाले भी पीछे पीछे मजबूरी में उनको हो जाएगी, उनकी मजबूरी होगी कि बहुमत के साथ रहे। तो मैं जो बैकवर्ड क्लास में फील्डिंग किया तो मुझे लगा कि बिल्कुल आइडियोलॉजिकली ब्लैंक है और लोग नई पार्टी बदलते हुए दौर में नया देखना चाहता है। मैं ये अनुभव किया कि लोग कांग्रेस और बीजेपी से उब चुका है, लेकिन बहुजन समाज की जो अपनी पार्टी है उन तक रीच नहीं कर, पहुंच नहीं पा रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनको रिसीव कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। तो मैं बहुत गुड फील किया और बहुत एनर्जेटिक होकर के काफी अनुभव लेके मैं इधर लौटा मध्य प्रदेश से। और खाकर सिद्धि में मैं था, जहाँ ठाकुर और ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व है, आज भी लोग डरता है वहां पे।
तो वहाँ जो है लगा कि मतलब ये जो बहुजन जो राजनीति है वो बहुत फर्टाइल जगह हमारे लिए है। तो काफी हमें मैंने सकारात्मक तरीके से वहाँ लॉकडाउन लेकर के। अच्छा, एक अंतिम सवाल हाँ। व्यक्तिगत हाँ। व्यक्तिगत सवाल ये है कि आपने इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त किया, इसके बावजूद भी बहुत लोग नौकरी की तलाश में मारामारी करते हैं, जीवन खपा देते हैं, और आपने उसको एक तरह से लात मार दिया और फिर आप सामाजिक जीवन में आ गए। तो आप जो घूम फिर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपने कोई गलती किया कि आपने अच्छा काम किया? क्या आपको क्या आपने बताओ अनुभव मान लो क्या आपका रहता है? मैं गलती नहीं किया, मैं बिगिनिंग से ही जी। मैं बेसिकली साइंस के विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री बड़ा पसंद था। और हिस्ट्री में जो राजे महाराजे का जो रंग ढंग था, उनका लिबास और था, उसको मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मुझे राजा बनना है, मुझे नौकर नहीं बनना है। और मेरे साथ जो कास्ट का जो भेदभाव हुआ, छुआछूत का भेदभाव होता था, तो वही छुआछूत की वजह से लगा कि इसे हो क्यों रहा है। तो उन कारण से मैंने मालूम चला कि जब तक ये ब्राह्मणवाद रहेगा यह हमारा भेदभाव होता रहेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब जी कृष्ण सिंधिया की हत्या हुई, जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या होती है और कोई प्रतिकार नहीं होता है, तो लगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनके पास न्याय देने का अधिकार है, जो दंडाधिकारी है, सबसे मजबूत ताकतवर दंडाधिकारी है, वही दंडित हो गया। और हमारे गया के एसपी थे उनको भी मैंने गया में बांध के रखा लोगों ने। तो जो लगा कि क्लास 1 क्लास 2 इंजीनियर लोग पीटे जा रहे हैं, तो भाई आखिर से हो क्यों रहा है। तो मैंने उसको मैक्रो एनालिसिस किया, तो मुझे मालूम चला कि कमजोर माँ बाप का बेटा भी कमजोर होता है। तो समाज कमजोर है तो उससे निकलने वाले सारे अधिकारी भी कमजोर है, तो समाज को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा। तो मुझे लगा कि समाज को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक सामाजिक संगठन चाहिए। तो उसमें बहुत से कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उसमें अंदर में गया तो मुझे मालूम हुआ कि जितने कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सेना तो हमारी सेनापति हमारा नहीं है। तो ऐसी संगठन मुझे चाहिए था जो सेना भी हमारी हो, सेनापति भी हमारा हो। तो मुझे वाम से मिला और मुझे लगा कि चौथी बात मैं ये अनुभव किया कि दुनिया में 2 तरह के रिसोर्स होता है, एक है ह्यूमन रिसोर्स, एक है नेचुरल रिसोर्स। जो प्रकृति संसाधन है उसको उपयोग करता है मानव संसाधन। तो मानव को करता है, मानव में वही करता है जो ऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स है वही नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉइट करता है। तो मुझे लगा कि इतनी मतलब संपदा है, जल है, जंगल है, जमीन है, हवा है, पानी है, सोना है, चांदी है, इसको उपयोग कौन कर रहा है भाई। तो ये मुट्ठी भर जो लोग है जो ऑर्गेनाइज्ड है वो कर रहा है, हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंजीनियर बनता हूं तो हमें समाज के इंजीनियर, आदमी के बना इंजीनियर। मुझे फील हुआ कि निर्जीव के बहुत इंजीनियर है, मतलब बिल्डिंग के, रोड के, बिजली के, पंखा के, लेकिन जो सजीव है समाज का जो इंजीनियर है वो है ही नहीं, पूरा बैकलॉग खाली है। तो जो कबीरदास की जो महत्वपूर्ण उक्ति है कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत और लीक छोड़ 3 चले शहर से सपूत। तो मुझे नया लिख बनाना चाहिए और मैं बहुत एंजॉयफुल हूँ। और मैं लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन सा पोजीशन में है, तो मैं बोलता हूँ मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं एम्प्लॉय देने वाला हूँ। आप एम्प्लॉयर, हम एम्प्लॉयर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो संविधान भारत का है उसमें जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो मैं विधायिका वाले आ जाऊँ भाई। और विधायिका तय करते हैं कि कार्यपालिका में कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो एक तो वजह हुआ, और तीसरा जो वजह हुआ कि जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाई, दिल्ली नहीं जा पाई। बाबा साहब का इशारा दिल्ली की ओर था, पार्लियामेंट की ओर था, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 90 के दशक में जितनी पार्टियां निकली वो सारी पार्टियां हमारे समाज की और क्षेत्रीय बन के रह गई। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी की सच जरूरत है। और मैं ये अनुभव किया कि राजनीति में हायर एजुकेट लोग जाना चाहिए। हायर एजुकेट लोग नहीं जाएंगे, अम्बेडकर अगर हाईली एजुकेट नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो आज जो हाईली एजुकेट हमारे समाज के SC ST OBC के, वो जा रहे हैं सर्वेंट, गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट के सर्वेंट बन रहे हैं, कार्यपालिका में जा रहे हैं। और विधायिका और जो न्यायपालिका उसमें रिजेक्ट लोग जो थर्ड ग्रेड ब्रेन है वो जा रहा है। थर्ड ग्रेड ब्रेन जो है वो कानून बना रहा है और क्लास 1 माइंडेड जो है वो सर्विस में जा रहा है। तो मुझे लगा कि पूरा ये खाली है बैकलॉग, और मुझे बहुत आनंद लगता है लोगों से मिलने में, जुलने में।
और काफी लोग जो है मतलब प्रतिभा को उभारने में, और काफी सपोर्ट मिलता है हमको। काफी लोग हैं हमारे समाज में जो बौद्धिक वर्ग जो खोज रहे हैं कि ऐसे लोग आए और हमें समझाए और रास्ता मुक्ति के दिलाए। इसलिए मैं फुली सफिशिएंट हूँ और एक मतलब संतुष्ट हूँ, और नियरेस्ट अबाउट मैं अपने आप को भारत का मैंने आधा पीएम मानता हूँ, क्योंकि मैं गया से एमपी के इलेक्शन लड़ा हूँ, तो ये एमपी में हूँ, तो फिर आधा एमपी भी हूँ और पीएम की वेट में हूँ। मैं पीएम बन के बनूंगा या बनाऊंगा, या तो पीएम बनूंगा या लोगों को बनाऊंगा। आने वाले 10-15 साल के अंदर ये सत्ता मूल्यवासी का होगा, संविधानवादियों का होगा, जय भीम का उद्घोष होगा, जय श्री राम कहाँ जगह पता भी नहीं चलेगा। बस आज इतना ही। थैंक यू, जय मूल्यवास।